रिच बाय डेविड बार्क। दी ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने के लिए बहुत ज्यादा कमाई की जरूरत नहीं है। आज के समय में करीब करीब हर आदमी अमीर बनना चाहता है। इसलिए ये सवाल पूछना गलत है कि कौन अमीर बनना चाहता है। इसलिए सही सवाल ये है कि क्या आपके पास पैसा कमाने का कोई शानदार रास्ता मौजूद है? अगर नहीं, तो आपको इस किताब की समरी को ज़रूर सुनना और पढ़ना चाहिए। इस किताब की समरी की मदद से आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि कैसे सिंपल स्टेप्स की मदद से करोड़ों की वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। करोड़पति बनने के लिए आपको आज से ही अमीर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज आपकी कमाई कम भी है, तो भी फ्यूचर में आप अच्छा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड्स के कॉन्सेप्ट को समझना क्यों ज़रूरी है और छोटे छोटे कदमों से अमीर बना जा सकता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि आखिर $40,000 सालाना कमाई से कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप इन पैसों का दिमाग की मदद से इस्तेमाल करें, तो आप इन पैसों की मदद से करोड़पति बन सकते हैं। इसके लिए आप जिम और सू की कहानी से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इन्होंने लेखक से फाइनेंशियल सलाह ली थी। तब ऑथर को पता चला था कि जिम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी $40,000 से ज़्यादा की कमाई नहीं की थी। लेकिन फिर भी अर्ली 50s तक उनके पास $2 मिलियन से ज़्यादा की नेटवर्थ थी। जिम और सू की कहानी से आप सीख सकते हैं कि लाइफ में अमीर बनने के लिए केवल मोटी कमाई की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आप अपने खर्चों को मैनेज करके और सही जगह इन्वेस्ट करते हुए भी अमीर बन सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अमीर सोच रखने वाले कभी भी दौलत को बुरा नहीं मानते और ना ही दूसरे अमीर लोगों की निंदा करते हैं। लेकिन गरीब सोच रखने वाले हमेशा अमीरों की निंदा करते हैं और बुरा भला बोलते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को बेहतर करना होगा। आगे ऑथर जिम की कहानी बताते हुए कहते हैं कि 52 साल के जिम मैकिंटायर एक यूटिलिटी कंपनी में मिडिल मैनेजर थे। वो डेविड की क्लास में एक स्टूडेंट थे। एक दिन जिम ने डेविड से पूछा कि क्या वो उनकी वाइफ के साथ एक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं ताकि वो उनसे उनके फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कुछ डिस्कस कर सकें। जिम अगले महीने रिटायर होने की सोच रहे थे। एक ही कंपनी में काम करते हुए उन्हें 30 साल हो चुके थे और उनकी सालाना आय कभी भी $40,000 से ज़्यादा नहीं थी। डेविड यानी ऑथर को कभी ऐसा नहीं लगा कि जिम अमीर होंगे, लेकिन फिर उन्हें अपनी दादी से सुनी हुई वो कहावत याद आई, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो कुछ दिनों बाद जिम और उनकी वाइफ सू ऑथर के ऑफिस उनसे मिलने पहुंच गए। बातचीत आगे बढ़ी। जिम ऑथर को अपने प्लान के बारे में बताने लगे कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या क्या करने वाले हैं। अब क्योंकि वो कम उम्र में रिटायर हो रहे थे, तो डेविड जानना चाहते थे कि जिम ने क्या सोचकर ये फैसला लिया है। डेविड बोले, दोस्त, इतना आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग जिनसे मैं मिला हूं, वो अपने अर्ली 50s में भी रिटायर होने की नहीं सोच पाते। डेविड की बात सुनकर जिम और सू ने एक दूसरे की तरफ देखा। जिम ने कहा, तो आपको नहीं लगता कि हम लोग अमीर हैं? यही तो मैं जानना चाहता हूं कि आप खुद को अमीर कैसे बोल सकते हो? डेविड ने जवाब दिया। दोनों ने डेविड को अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। पहली चीज जो डेविड ने नोटिस की वो ये थी कि उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं था, यानी जीरो डेट। मैकिंटायर कभी कोई उधार लेते ही नहीं थे। दोनों के 2 बच्चे थे जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। उनके अपने 2 घर भी थे। एक में वो लोग रहते थे जिसकी वैल्यू थी $450,000। उनका दूसरा घर एक रेंटल प्रॉपर्टी था जिसकी वैल्यू $325,000 थी। डेविड को ये भी पता चला कि उन्होंने अपने दोनों घरों का लोन भी पूरा पे कर दिया था। उनके रिटायरमेंट अकाउंट में जिम के पास $610,000 और सू के पास $72,000 का बैलेंस था। ये पैसा उनके 401k अकाउंट में सेव था। साथ ही उन्होंने $1,60,000 के म्युनिसिपल बॉन्ड्स भी ले रखे थे और इसके साथ इन दोनों के बैंक के सेविंग अकाउंट्स में $62,500 कैश पड़ा था। डेविड हैरान थे।
कुल मिलाकर मैकिन्टायर की नेटवर्थ $2 मिलियन के करीब पहुंचती थी। यानी वो अमीर लोग थे। उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता था और अपने रेंटल हाउस से हर साल उन्हें $26,000 की कमाई होती थी। अब डेविड की समझ में आया कि क्यों जिम जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। इतनी दौलत जिम और सू ने खुद इकट्ठा की थी। उन्हें पुश्तैनी संपत्ति नहीं मिली थी। लेखक कहते हैं कि उन्होंने इतना पैसा कंपाउंडिंग की मदद से कमाया है। कंपाउंडिंग का जादू देखने के लिए अगर आप हर दिन $10 भी अलग करें और उसमें 10% का सालाना रिटर्न मिले, तो फिर आपके पास $7 लाख जैसी बड़ी अमाउंट 30 सालों के अंदर इकट्ठा हो जाएगी। और यही रकम 10 साल बाद यानी 40 सालों में $2 मिलियन के आसपास हो जाएगी। इसलिए देर मत करिए और आज से ही ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने के सफर की शुरुआत कर दीजिए। अपने आप का ख्याल रखना जरूरी है, इसलिए किसी और को भुगतान करने से पहले अपने आप को भुगतान करें। हम सभी के पास बहुत सारे खर्च होते हैं। कुछ ऐसे खर्च होते हैं जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं, जैसे कि टैक्सेस, रेंट, इंश्योरेंस। अभी तक हम ये सोचते हुए आए हैं कि बिना इन खर्चों को पूरा किए हुए हम अपने लिए पैसों को अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब हमें अपनी इस मानसिकता को बदलना होगा। हमें इस बात को मानना होगा कि पहले खुद के लिए पैसों को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगले महीने के लिए बजट बनाने से पहले खुद के लिए पैसों को अलग कर लीजिएगा। आपको ये कदम काफ़ी छोटा लग रहा होगा, लेकिन आगे चलकर आपको यही कदम करोड़पति बनाने का काम करेगा। आज से ही अपने आप से वादा करिए कि रोज़ की 1 घंटे की कमाई अपने फ्यूचर के लिए अलग करेंगे। एवरेज अमेरिकन अपनी ग्रॉस इनकम के 5% से भी कम की सेविंग करता है, जिसका मतलब हर दिन के काम का 22 मिनट, जो कि कम है, क्योंकि ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने के लिए आपको अपनी कमाई का 10% सेव करना चाहिए। लेकिन आपको इस 10% को सेव करने के लिए साल के अंत का इंतजार नहीं करना है, बल्कि हर पेचेक से अपने फ्यूचर के लिए पैसों को अलग कर लेना है। 35 सालों तक लगातार रोज के $14 बचाइए और उसे सही जगह इन्वेस्ट करने से 10% का रिटर्न मिलेगा ही, जिससे आपके पास $1.6 मिलियन का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने के लिए सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप करिए। चलिए जिम और सू मैकिन्टायर की कहानी पर एक नज़र फिर से डालने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ठीक ठाक कमाई के बावजूद मिलियनेयर तक का सफर तय किया था। इनकी सफलता के कई राज हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन इनका बजटिंग है। एक सिंपल सा रूल रखना चाहिए कि इंसान को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के भरोसे भी नहीं बैठना चाहिए। इंसानी फितरत ही बंदिशों को ज्यादा पसंद नहीं करती है। इसलिए जिम और सू ने फ्यूचर की बजटिंग को अपने हिसाब से अरेंज किया था। सबसे पहले तो उन्होंने अपने सेविंग अकाउंट को ऐसे सेट करवा दिया था कि महीने की शुरुआत में ही सबसे पहले उनके फ्यूचर के लिए पैसे अलग से इन्वेस्ट हो जाया करते थे। आज के समय में आप भी ऐसा SIP की मदद से कर सकते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि मिलियनेयर बनने के लिए सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप करना ही चाहिए। लेखक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का सीक्रेट है जल्द से जल्द पैसे कमाने के मल्टीपल तरीके ढूंढना। लोग अक्सर कहते हैं, अगर मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता तो अमीर होता। आपने कितनी बार ये बात अपने जानने वालों को कहते सुना है? लेकिन उस आदमी से पूछ लीजिए जिसे पिछले साल ही इंक्रीमेंट मिली है। उससे पूछिए क्या वो ज़्यादा पैसे सेव कर पाया? आपको जवाब शायद ना में मिलेगा। क्यों? क्योंकि सच्चाई ये है कि जितना हम कमाते हैं उतने ही हमारे खर्च भी बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे अभी आपकी कमाई कितनी भी हो, तो भी आप ऑटोमेटिक मिलियनेयर बन सकते हैं। जिम मैकिन्टायर ने भी बेसिक सैलरी से शुरुआत की थी, लेकिन जिम कहते हैं कि ट्रिक ये है कि आप अपनी छोटे छोटे खर्चों पर गौर करिए और सेविंग पर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ उन सेविंग्स को केवल बैंक में पड़े मत रहने दीजिए, बल्कि उन्हें इन्वेस्ट करिए। अपने फाइनेंशियल प्लान में इमरजेंसी फंड ऐड ऑन करिए। ये बात भी सच है कि जिंदगी में किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। आज के समय में किसी भी चीज़ की गारंटी की उम्मीद करना भी खुद को धोखा देना ही है।
भले ही वो खुद लाइफ ही क्यों ना हो। यही कारण है कि कई बार लोगों को टेंशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। उन्हें रातों को नींद नहीं आती है। उन्हें इस चीज़ का भी डर लगा रहता है कि क्या होगा अगर आगे जाकर मेरी कमाई रुक गई तो। इसी टेंशन को कम करने के लिए आपको इमरजेंसी फंड बनाकर रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड केवल आपको फाइनेंशियल दिक्कत से दूर नहीं रखता है, बल्कि ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर रखता है। इसकी मदद से आप चैन की नींद भी सो पाते हैं। रिसर्च बताती है कि एवरेज अमेरिकन के पास केवल 3 महीनों का ही इमरजेंसी फंड होता है। इसका मतलब उन्हें बेरोजगारी का दर्द नहीं मालूम है। इसलिए इस दर्द का इलाज खुद ही करिए और 6 से 18 महीने तक का इमरजेंसी फंड अपने पास रखना चाहिए। अगर आप हर पेचेक से 5% भी अलग करें तो आप अपने लिए एक बेहतर इमरजेंसी फंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये रियल इमरजेंसी फंड है। इसे रोजमर्रा के खर्चों में यूज नहीं करना है। इस फंड को आप तभी यूज करेंगे जब वाकई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आएगी। क्या घर खरीदना फायदे का सौदा है या फिर किराए के घर में ही रहना चाहिए? जिम और सू मैकिंटायर केवल ऑटोमेटिक सेविंग प्लान को लेकर ही चतुर नहीं थे, बल्कि वो लोग घर खरीदने के फैसले को लेकर भी काफी समझदार थे। अर्ली 50s के होते होते इस कपल के पास 2 घर हो चुके थे, जिनमें से एक घर को उन्होंने किराए में दे दिया था, जिससे एक अलग सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट हो चुकी थी। इसलिए हमें भी जिम और सू मैकिंटायर से काफी कुछ सीखना चाहिए और रेंट के घर में ज्यादा पैसे नहीं बर्बाद करने चाहिए। अगर आप भी किराए के घर में रहते हैं तो फिर जल्द से जल्द अपने लिए खुद के आशियाने की तलाश शुरू कर दीजिए। अधिकांश किराएदार अपने मकान मालिकों को उतनी ही राशि देते हैं जितने में किश्त में घर लिया जा सकता हो, लेकिन किराए में उतना पैसा देने के बजाय अंत में किराएदार के हाथों में कुछ नहीं आता। अगर आपको भी ये सोचकर डर लगता है कि घर के लोन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, मैं उतना दे नहीं पाऊंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जितने लोग भी घर के लिए लोन लेते हैं, 98% लोग अपने घर का लोन खत्म करने में सफल रहते हैं। इसलिए घर लेने के डर को खत्म करिए और घर लेने की प्लानिंग शुरू कर दीजिए। लेकिन प्लानिंग के बाद भी जब आप घर लेने जाएंगे तो आपको कई महत्वपूर्ण फैसले करने होंगे, जैसे कि घर के लिए लोन कहाँ से लेना है, लोन कम से कम ब्याज दर में कैसे मिल सकता है। इसी के साथ आपको ये भी प्लान करना होगा कि कम से कम समय में आप उस लोन को कैसे खत्म कर सकते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि मार्केट में होम लोन देने के लिए कई कंपनियां और बैंक तैयार खड़े हैं, इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। लो इंटरेस्ट रेट तो सभी देने को तैयार हैं, लेकिन आपको बैंक से बाय वीकली यानी 2 हफ्ते में एक बार पेमेंट की बात भी करनी चाहिए। इससे आपको आसानी हो सकती है। इस हिसाब से आपको साल भर की 26 किश्तें बनवानी चाहिए। 2 किश्तें ज्यादा, क्योंकि लोन जितनी जल्दी खत्म होगा आपकी सहूलियत उतनी ही अधिक रहेगी। कर्ज सबसे बुरी चीज है, उनसे दूरी बनाने की कोशिश करिए। अगर आप भी कर्ज की मुश्किलों में फंसे हुए हैं तो आप अकेले नहीं हैं। एवरेज अमेरिकन $8,400 के क्रेडिट कार्ड के कर्जे में डूबा हुआ है। इतने कर्ज को चुकाने के लिए अगर मिनिमम पेमेंट किया जाए तो इसे खत्म होने में पूरे 20 साल लग जाएंगे। आज के दौर में कर्ज में फंसना आसान हो गया है। इसके पीछे का मुख्य कारण क्रेडिट कार्ड्स के नए नए ऑफर्स हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि अगर आपको ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनना है तो आपको खुद को कर्ज से दूर करना ही होगा। पहले के लोग सही कहा करते थे कि 2 रोटी कम खाओ, लेकिन सर पर किसी की उधारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के लोग इस बात को नहीं मानना चाहते हैं। वो अपनी जरूरत नहीं बल्कि लग्जरी को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड्स के जाल में फंसते चले जाते हैं। क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेने में सबसे बड़ी दिक्कत उनके इंटरेस्ट रेट से है, जो कि मिला जुला कर 18 से 25% से भी ज्यादा पड़ते हैं। मतलब कि अगर आपसे किस्त चूकी तो कब उधार का पैसा डबल हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आज से ही अपनी लाइफ का रूल बना लीजिए
कि बजटिंग बढ़िया करनी है और उधार से बचकर रहना है। अगर अभी आपके ऊपर कर्जा है तो आपको कुछ चीजें जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड्स को यूज करना बंद कर दीजिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप कर्ज से मुक्ति नहीं पाएंगे। इसलिए याद रखिए कि जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में है उतना ही पैसा आपका है। दूसरी चीज, अपने क्रेडिट कार्ड्स के कर्ज उतारने की कोशिश करिए। इसके लिए आप क्रेडिट प्रोवाइड कराने वाले बैंक से नेगोशिएट भी कर सकते हैं। कई बार नेगोशिएशन से काफी ज्यादा फायदे हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड के कर्ज से बाहर निकलने का एक अहम रास्ता है कि आपको एक्टिव अप्रोच अपनाना होगा। पहला कदम यह है कि आप क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक या कंपनी से बात करें कि आपको रीपेमेंट की शर्तों में क्या और कितनी छूट मिल सकती है। अगर बकाया बिल काफी ज्यादा है तो अधिकांश बैंक इसका रास्ता बना लेते हैं। बैंक या कंपनी अमूमन कस्टमर को छोटे छोटे किश्तों में पेमेंट का ऑप्शन दे देती हैं। क्रेडिट कार्ड के अगर एक से ज्यादा पेमेंट बकाया है तो सबसे बेहतर होता है कि डेट कंसोलिडेशन कराएं। सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को एक अकाउंट में करा सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको अलग अलग पेमेंट्स की बजाय एक पेमेंट करना होगा। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का कर्ज आप पर भारी पड़ रहा है तो ऐसे समय में आपको अपने खर्चे घटाने के बारे में सोचना चाहिए। स्टार्ट फीलिंग रिच टुडे। आप इसके लिए ऑटोमेटिक चैरिटी अकाउंट भी सेटअप कर सकते हैं। आपको बता दें कि ऑटोमेटिक मिलियनेयर स्ट्रैटेजी भी आपको रातों रात करोड़पति नहीं बना सकती है, लेकिन ये आपको अमीर होने का एहसास जरूर करा सकती है। लेकिन कैसे? उसके लिए आप पैसों का कुछ हिस्सा चैरिटी के लिए सेट कर सकते हैं। पूरे फाइनेंशियल प्लान में आपको डोनेशन के लिए कुछ हिस्सा जरूर निकालना चाहिए। अब यहाँ हम फिर से जिम और सू की स्ट्रैटेजी पर नजर घुमाने जा रहे हैं। जिम और सू भी अपने फाइनेंशियल सालों में डोनेशन के लिए पैसे निकाला करते थे। उन्होंने इस पेमेंट को भी ऑटोमेटिक मोड में सेट कर दिया था। बाकी पेमेंट्स की तरह डोनेशन का पैसा भी सीधे चैरिटी में चला जाया करता था। अब सवाल ये भी उठ सकता है कि आखिर कितना पैसा चैरिटी के लिए निकालना चाहिए? इसका सीधा सा जवाब तो यही है कि जितना भी आपकी इच्छा हो, लेकिन इसकी शुरुआत आप कम से भी कर सकते हैं। यानी अपनी कमाई का 1% से भी आप चैरिटी कर सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और आपकी कमाई बढ़ती जाएगी, आप अपनी चैरिटी को भी बढ़ा सकते हैं। चैरिटी करने से आपको कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा आपके दिमाग को होगा। उसे अमीर होने का एहसास होने लगेगा, जिसकी वजह से वो खुश रहने लगेगा और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करेगा। अगर आप सोचते हैं कि चैरिटी करने के लिए अमीर होने की जरूरत है, तो आप गलत सोचते हैं। किसी दूसरे की मदद करने के लिए आपको बहुत अमीर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए आपके पास अच्छी नीयत होनी चाहिए। अगर आप किताबों के पास जाएंगे और कुछ बेहतरीन किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कम पैसे वाले लोग ही बड़े बड़े दानी हुए हैं। उन्हीं में से एक नाम मदर टेरेसा का भी आता है। अमेरिकन ब्रिटिश इन्वेस्टर सर जॉन टेम्पल्टन ने भी अपनी चैरिटी की जर्नी मिलियनेयर बनने से काफी पहले शुरू कर दी थी। इसलिए कहा भी गया है कि दूसरों की मदद करते रहिए, ऊपर वाला आपकी मदद करता रहेगा। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसों से समाज में कुछ अच्छे बदलाव आए, तो आपको चैरिटी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चैरिटी और डोनेशन के लिए कोई भी कंफ्यूजन को आप ऑनलाइन दूर कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन ऐसे कई माध्यमों के बारे में पता चल जाएगा जिनकी मदद से आप आसानी से ज़रूरतमंदों की मदद कर पाएंगे। इन सब के अलावा ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने के लिए लेखक सलाह देते हैं कि उन लोगों जैसे ना बने जो कहते हैं मैं अपनी इनकम से 5% सेव नहीं कर सकता, या मेरी कंपनी इतना कंट्रीब्यूट नहीं करती तो फिर मेरे सेव करने से क्या होगा, या स्टॉक में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है, या अगले महीने से सेविंग शुरू करूंगा। अगर आपके भी कुछ ऐसे ही बहाने हैं तो यकीन मानिए आप कभी ऑटोमेटिक मिलियनेयर नहीं बन पाएंगे। तो इसके बजाय खुद को बोलिए
चाहे कुछ भी हो जाए, पहले मैं खुद को पे करूँगा। मैं अपनी इनकम का 10% सेव करूँगा और फिर इस अमाउंट को जितना हो सके बढ़ाते जाएं। और फिर इस अमाउंट को जितना हो सके बढ़ाते जाएं। तो कल के लिए सेव करने का सबसे अच्छा वक्त होता है इसकी शुरुआत आज और अभी कर दें। बहुत जल्द ऐसा समय भी आएगा जब आप खुद को मिलियनेयर बनते हुए देख रहे होंगे। कुल मिलाकर सबसे ज़रूरी बात यही है कि अमीर बनने के लिए खुद के भविष्य को आगे रखना होगा। आपको आज से ही खुद के फ्यूचर के लिए पैसे सेव करने होंगे। मेहनत करिए, पैसे कमाइए, लेकिन सारे पैसों को आज ही खत्म मत कर दीजिए। अपनी सेविंग को ऑटोमेटिक बना लीजिए। एक बार में ही ऐसा अरेंजमेंट कर लीजिए कि अगली बार जब आपकी सैलरी आए तो उसमें से कुछ पैसा सीधे आपके रिटायरमेंट अकाउंट में जमा होने लगे। गवर्नमेंट टैक्सेस, क्रेडिट कार्ड या टेलीफोन कंपनी को बिल पे करने से पहले खुद के फ्यूचर के लिए कुछ पैसा सेव करिए। यहीं से बदलाव के दिन की शुरुआत होगी।